हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज पर योर टर्म 1 सिलेबस। उसके हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ प्लस में रिवीजन सेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने ये वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी, उस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकते हो। बाकी ओवरऑल रिवीजन जो है इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ऑलराइट, देन स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, कि इंडिया के वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है या और भी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, किस तरह से इंडिया जो है ट्रेड करता है अपनी इकोनॉमी के लिए, किस तरह से इंडिया बिजनेस करता है बाकी की कंट्रीज में जाके, या बाकी की कंट्रीज इंडिया में आके किस तरह से ट्रेड वगैरह करती है। तो ये सब इसलिए हो पाता है कि हमारे किसी देश के साथ किस तरह के रिलेशन है या किसी देश के इंडिया के साथ किस तरह के रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की और फुल फॉर्म ऑफ नेम इज। अब हमें यहाँ पे नेम की फुल फॉर्म बतानी है कि नेम की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक में भी इस वाले टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो ठीक है, हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर। या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सी फुल फॉर्म है नेम के बारे में? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो क्या होता है, दो जो पावर्स होती है वो एमर्ज होती हैं, जिसको कहा जाता है अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। इंडिया का इसमें क्या पर्सपेक्टिव होता है कि इंडिया अभी भी तो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ है। अगर वो यूएसए के साथ चला जाता है तो फिर से वो गुलाम बन जाएगा, या अगर वो यूएसएसआर के साथ चला जाता है तो उसको यूएसएसआर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया क्या करता है, यहाँ पे इंडिया अपना खुद का एक मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें इंडिया क्या करता है, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनको अपने साथ इस मूवमेंट में शामिल करता है। और इस मूवमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिया को और जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको ना तो यूएसए के साथ उनके ब्लॉक में जाना है एंड ना ही सोवियत यूनियन के साथ उनके ब्लॉक में जाना है। हमें तो भाई इंडिपेंडेंट रहना है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नेम की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उस टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तय करने में अपना कितना बड़ा रोल प्ले करा था। तो और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का? ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवर्निटी, तो जो भी हमारी सोवर्निटी हमें उसकी भी रक्षा करनी थी ताकि कोई भी कंट्री इंडिया पे आके दबदबा ना बना सके और उसे अपना गुलाम ना बना सके, जैसे कि अंग्रेजों ने बनाया था। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो हमें भाई अपनी टेरिटरी की भी रक्षा करनी थी ताकि कोई आउटसाइडर जो कंट्री है वो इंडिया पे हमला ना कर सके। टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हाँ हमें तो भाई रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपनाना था। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात ही करी थी कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान को अपनाया था, कई स्कीम्स लॉन्च करी थी। तो हाँ, ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की पॉलिसी के। प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड मोनार्की, एक मिनट इसको ध्यान से देखना, हार्ड अर्न्ड मोनार्की। तो भाई यहाँ पे मोनार्की से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मोनार्की का मतलब होता है जिस देश में राजा रानी का शासन होता है, बट हमारे कंट्री में तो है डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था कि हमें अपनी जो मोनार्की है उसे बचाना, क्योंकि हमारे देश में मोनार्की है ही नहीं, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है। तो भाई यहाँ पे हमें हमारा आंसर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नेम हेल्ड, तो हमने अभी बात करी थी कि नेम क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बट अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि नेम की फर्स्ट समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी। हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है तेहरान, ऑप्शन नंबर बी है शिमला, ऑप्शन नंबर डी है बारडुंग एंड ऑप्शन नंबर डी है बेलग्रेड। तो अगर ये टॉपिक अच्छे से तुमने समझा होगा तो तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो इस वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर तुम दे सकते हो। ठीक है, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बारडुंग।
तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी बार्डुंग और बेलग्रेड में। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तुम्हें आगे की क्लिप दे दूंगी, उस क्लिप को तुम अच्छे से समझ लेना। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में जो है फर्स्ट समिट हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम। तो ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तो नेक्स्ट वाली क्लिप तुम देख लेना, वहां पे तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और इसमें जो भी तुम्हारी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, हम देखते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से हुई। इट मींस कि कहाँ पे ऐसी पहली मीटिंग करी होगी इंडिया ने जहाँ पे ये थॉट आया होगा जो मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे कि हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ पे जो नेहरू का एरा होता है ना, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे, तो उनका एरा इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उन्होंने बहुत से एफर्ट्स लगाए थे जो भी एशिया एंड अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो अभी अभी अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हुई है या डच की गुलामी से आज़ाद हुई है, भाई उनको साथ में लो और नेम जो मूवमेंट उसमें जो वो सारी कंट्रीज है उनको जोड़ो। तो यहाँ पे क्या करता है इंडिया एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है इंडोनेशिया की आज़ादी में। तो इंडोनेशिया में क्या होता है, जो भी डच होते हैं उन्होंने इंडोनेशिया को अपना गुलाम बनाया होता है, तो इंडिया इसके अगेंस्ट या इंडिया जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका के, उनके साथ कई कॉन्फ्रेंस करी इंडिया ने। तो वहीं पे क्या होता है, इंडिया तो अगेंस्ट होता है कि हमें किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना है, चाहे वो अमेरिका का ब्लॉक हो चाहे वो यूएसएसआर का ब्लॉक हो। तो यहाँ पे इंडिया अपनी फर्स्ट मीटिंग करता है 1955 में। कब करता है इंडिया अपनी फर्स्ट मीटिंग करता है 1955 में। जो इंडोनेशिया की एक सिटी होती है ये बार्डुंग, वहाँ पे जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं उनके साथ एक मीटिंग करता है कि भाई हमें नेम में शामिल होना चाहिए, हमें भी किसी भी ग्रुप में नहीं जाना। तो वहीं पे इसकी जो है बात रखी जाती है, क्यों ना हम अपना एक ऐसा मूवमेंट शुरू करते जहाँ पे इंडिया का खुद का मूवमेंट हो, भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब भी ना तो हमें यूएसए के ब्लॉक में जाके शामिल होना है, ना हमें यूएसएसआर के ब्लॉक में जाके शामिल होना है। तो इसी बार्डुंग कॉन्फ्रेंस को बाद में नाम दे दिया जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम। क्या नाम दिया जाता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी उस वाली क्लिप को तुम देख लेना, तुम्हें ये दोनों टॉपिक और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हु अमंग द प्राइम मिनिस्टर विश टू रिव्यू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस बात को रखा कि भाई इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब्स में कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करना है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नो फर्स्ट यूज को जो है इंट्रोड्यूस किया था। कि इसमें क्या था नो फर्स्ट यूज में कि इंडिया कभी भी जो है न्यूक्लियर बम का कभी भी पहला यूज नहीं करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कोई कंट्री है वो इंडिया पे अटैक करने वाली है या फिर इंडिया के अगेंस्ट कोई प्लान बना दिया, तो यहाँ पे इंडिया पीछे भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑलराइट, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दो। सो अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हाई डू टेंशन इरप्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। इसके पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। द यूएस फियर दैट इंडिया वुड जॉइन द यूएसएसआर। क्या यहाँ पे यूएसएसआर को ये डर था कि जो इंडिया है वो यूएसएसआर के साथ जाके शामिल ना हो जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि इंडिया और यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। द यूएस वॉन्ट टू कॉलोनाइज इंडिया। तो क्या जो यूएस है वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, इसलिए इंडिया और यूएस के बीच में जो है टेंशन बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द नेम परस्यूड बाय इंडिया वॉज नॉट लाइक्ड बाय द यूएसए। तो क्या यहाँ पे यूएसए इस बात से इंडिया से नाराज था कि इंडिया ने भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी है और जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको अपने साथ शामिल कर लिया है। या फिर हमारा ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, जरा सोचो, वीडियो को पॉज करो एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जाके तुम्हें इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका मैं तुम्हें रीजन देती हूँ। देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो इंडिया और यूएसएस के बीच में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया उसने नेम की शुरुआत करी थी। अब नेम में तो हमने अभी भी पढ़ा है कि नेम में क्या होता है, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं एशिया और अफ्रीका की, वो आ जाती हैं और वो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो यूएसएसआर का ब्लॉक हो या यूएसए का ब्लॉक हो, इनका
विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ना यूएसए को यही बात पसंद नहीं आती, और इसकी कई सिर्फ यही रीज़न नहीं होता कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो टेंशन बढ़ती है, इसका ये भी रीज़न होता है कि इंडिया ना यूएसएसआर का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, जिसके कारण भी टेंशन बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर देना था। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट? तो पंचशील एग्रीमेंट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके तुम्हें इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 8, जिसपे कुछ 5 पॉइंट्स जिसपे इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट किया था। वो 5 पॉइंट क्या था कि भाई हमें एक दूसरे की टेरिटरी के मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करना है, दूसरा हमें एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना है, एक दूसरे पे अटैक नहीं करना है। थर्ड तक कि हम जो भी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, जो दोनों कंट्रीज है वो एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करेगी, एक दूसरे के साथ हम ट्रेड को बढ़ावा देंगे, और जो भी कंट्रीज है बाकी की वो जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं या टेरिटरी के लिए जो भी पॉलिसी बनाती है, हम दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी भी टेरिटरी की और उनकी भी जो पॉलिसी है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिसपे पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश वॉज द फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम 1946 टू 1964। तो यहाँ पे क्या हमारे ऑप्शन होने चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो 1946 से 1964 तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड फॉरेन मिनिस्टर भी थे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन इंडियन टेरिटरी डैश एंड डैश। तो ऐसे कौन सी 2 इंडियन टेरिटरी थी जिसपे चाइना ने क्लेम करा था और उसी की वजह से चाइना ने इंडिया पे अटैक भी किया था? ऑप्शन नंबर ए है अक्साई चीन एरिया एंड लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है अक्साई चीन एंड JNK, ऑप्शन नंबर सी है JNK एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी है अक्साई चीन एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली भी क्लिप मैं तुम्हें इस वीडियो में दे दूंगी, तुम इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो फिलहाल हम अपना आंसर देखें, जो कि है ऑप्शन नंबर डी अक्साई चीन एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 2 टेरिटरी थी जिस पे चाइना ने क्लेम कराई कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, जिसके कारण आज भी इन दोनों के बीच में कहीं नाराजगी चलती रहती है या कहीं वॉर भी होते रहते हैं इन एरियाज को लेकर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चाइना इन्वेडेड इंडिया ऑन। चाइना ने इंडिया पे कब अटैक करा था? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1962 में, जो है चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर हुई थी। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पहले तो चाइना और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन फिर क्या होता है 1950 में चाइना जो है वो तिब्बत को जो है अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके कारण होता है इंडिया पे कई बार फॉरेन प्रेशर बनता है कि भाई जाके तुम्हारा दोस्त है तुम छुड़वाओ तिब्बत को। कहीं ना कहीं इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया होता है, इसलिए इंडिया जो है इसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। तो यही कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद क्या होते हैं, एक तिब्बत के लीडर होते हैं दलाई लामा, वो इंडिया से हेल्प मांगने आते हैं। तो क्या होता है इंडिया दलाई लामा को हेल्प कर देता है, जिसके कारण चाइना को लगता है कि इंडिया ने तो पंचशील एग्रीमेंट जो है उसके साथ विश्वासघात किया है, इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर होता है। सो इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एफ्रो एशियन यूनिटी, यानी कि अफ्रीका के और एशिया की कंट्रीज कैसे एक साथ आई और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ और डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे देखो जो नेहरू का एरा था वो इसलिए भी ज़्यादा फेमस था क्योंकि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है हमें उनके साथ हमें अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। As Nehru's era was marked by establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा एशिया और अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने पे यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए थे। यहाँ पे अब तुम लोग सेकंड पॉइंट देखो, इंडिया डिड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पे इंडिया ने इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, क्योंकि इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं इंडिया की तरह है, लाइक इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, वैसे ही इंडोनेशिया जो है वो डच लोगों की कॉलोनी हुआ करता। तो यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए। एज वेल एज इंडिया ने यहाँ पे इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस भी की 1949 में, जहाँ पर इंडोनेशिया की आज़ादी पर बात की जा सके। सो यहाँ पे देखो जो हमने बात की थी, यहाँ पे
जो अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज़ है उसकी यूनिटी के लिए यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, इंडोनेशिया वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडोनेशिया एक कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब एक तरह से एशियन कंट्री ही है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है रेसिज्म का और डीकोलोनाइजेशन का। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बारी आ जाती है भाई। यहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले उन्होंने। एक्चुअली इंडिया ने यहाँ पे जो भी रंग भेदी नीति होती है, यानी कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, उसका विरोध करा। जो कॉलोनीज थी यहाँ पे इंडिया ने उसका भी विरोध करा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बाडुंग इन 1955। सो इंडोनेशिया की एक सिटी है बाडुंग, वहाँ पर यहाँ पे जितनी भी अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर इन कंट्रीज ने यहाँ पे मिलकर एक मीटिंग की। सो उसके बाद क्या होता है, जो बाडुंग कॉन्फ्रेंस होता है उसका बाद में नाम पड़ जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी कि इस मीटिंग में यहाँ से अफ्रीका की और एशिया की कंट्रीज है, यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा कि हम तो भाई किसी के साथ भी, हम तो यहाँ पे किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो यूएसए का ब्लॉक हो चाहे वो सोवियत यूनियन का ब्लॉक हो। द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कि चलो ठीक है हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाएंगे। तो 1961 में क्या हो, सो 1961 में द फर्स्ट समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। सो 1961 में पहली मीटिंग नेम की पहली मीटिंग होती है, और जो नेहरू जी होते हैं वो इसके को फाउंडर होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 3 डेट समझनी है। लाइक 1949 में तो खैर इंडिया ने सपोर्ट करा था इंडोनेशिया की आज़ादी को। सो 1955 में इंडिया और एशिया की बहुत सी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर नेम की शुरुआत हुई। एंड नेम की सबसे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? नेम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, और इसके को फाउंडर थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ये 3 से 4 पॉइंट्स ही याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं यहाँ पर कि ये वाला जो तुम्हारा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है, इसमें जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड उसमें जो तुम्हारा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसके भी कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। एंड ऑल्सो जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है तुम्हारी फर्स्ट बुक में, उसके तो खैर हम कह सकते हैं बहुत से टॉपिक्स है जिनको इसमें ऐड किया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से इस वाले टॉपिक का और जो चैप्टर है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू तुम्हारे 3 चैप्टर्स अपने आप कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विद चाइना, इंडिया की चाइना के साथ कैसे रिलेशन है। तो यहाँ पे समझो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन इट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चाइना। और जब जैसे ही आज़ादी मिलती है इंडिया को, तो इंडिया के काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाले रिलेशन हो जाते हैं चाइना के साथ। ऐसा ऐसा होता है ना कि कभी कभी तुम्हारा दोस्त ही धोखा दे देता है, तो ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ था। चाइना ने क्या करा, चाइना ने ओवरटेक कर लिया तिब्बत को। तिब्बत वैसे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आती थी, बट यहाँ पे चाइना ने तिब्बत को ही ओवरटेक कर लिया, जिसके बाद तिब्बत ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध करा, बहुत ज़्यादा अपोज गया तिब्बत उसके, फिर भी चाइना नहीं माना। ठीक है, यहाँ पे चाइना ने तिब्बत को तो ओवरटेक कर लिया, बट जो तिब्बत था उसने यहाँ पर इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने भी यहाँ पे तिब्बत की हेल्प करी। इसके कारण क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही इंडिया ने तिब्बत की यहाँ पे हेल्प करी, तो चाइना को लगा कि नहीं, इंडिया तो अब हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस थे वो थोड़े थोड़े से खराब होना शुरू हो गए। लाइक इट रिमूव फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1950 में जैसे चाइना ने तिब्बत को ओवरटेक कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे रिलेशंस थे वो इंडिया के चाइना के साथ थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हो गए। अब बात करते हैं 1962 के वॉर की, एक सबसे बड़ा जो टॉपिक, हिस्टोरिकल टॉपिक, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी इस टॉपिक के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1962 में। आखिर इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ क्यों था? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, दलाई लामा ऑब्टेन्ड अ पॉलिटिकल सपोर्ट इन इंडिया इन 1959। तो क्या दलाई लामा क्या होते हैं? दलाई लामा एक सिटीजन होते हैं किसके? तिब्बत के। तो जब तिब्बत को ओवरटेक कर लिया जाता है चाइना के द्वारा, तो दलाई लामा इंडिया में आते हैं और इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चाइना ने हमारे तिब्बत को सीज कर लिया है। इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पे दलाई लामा की हेल्प करी। यहाँ पे इंडिया ने दलाई लामा को एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया। और तो यहाँ पे देखो, दलाई लामा ने इंडिया से हेल्प मांगी, ठीक है।
इंडिया ने हेल्प भी करी। अब चाइना ने क्या करा, चाइना ने एलिगेशन लगा दिया इंडिया पे, इल्जाम लगा दिया कि तुमने तो भाई जो पंचशील तुमने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम दोनों एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, हम दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तुमने तो सही तोड़ दिया। अब यहाँ पे चाइना ने इंडिया पे लगा दिया एलिगेशन, और यहाँ पे साथ ही साथ चाइना ने बदला लेने के लिए क्या किया, जो इंडिया की 2 टेरिटरीज है, अक्साई चीन एरिया जिसको ऑफकोर्स लद्दाख का एरिया और जम्मू कश्मीर के एरियाज कहा जाता है उसको, और जो अरुणाचल प्रदेश के साइड के जितने भी एरियाज है उनको सीज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा। चाइना ने वहाँ पे अपने मिलिट्री को भी तैनात कर दिया। सो यहाँ पे चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया अक्साई चीन के एरिया को, और वहाँ पे एक अपनी एक सड़क बना दी कि अब ये हमारा एरिया है। जो जम्मू कश्मीर का जो भी एरिया था या फिर जो भी लद्दाख का एरिया था उस तरफ उन्होंने उस तरफ चाइना ने उन एरियाज को जो है ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना ने कैप्चर कर लिया अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत से एरियाज है उसको भी कैप्चर कर लिया, और इवन जो चाइना है वो सिक्किम के एरियाज तक भी आके उनको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इंडिया ने अपनी पावर दिखाई, और इंडिया ने इन जो ये मिलिट्री आई थी चाइनीज की, यहाँ पे इंडिया ने मिलिट्री से यहाँ पे वॉर करा और अपने कुछ एरियाज को उसको चाइना के कैप्चरिंग से बचा लिया। और यहाँ पे क्या किया, इंडिया फोर्सेस ब्लॉक्ड द चाइनीज आर्मी। तो यहाँ पे इंडिया की चाइनीज आर्मी के साथ एक वॉर होती है जिसमें ऑफ कोर्स जो चाइना होता है वो वापस चला जाता है, बट यहाँ पे जो तिब्बत का एरिया होता है उसको बचा पाने में इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अभी भी जो चाइना 2020 में भी चाइना ने चुशुल और उस तरफ के जो भी एरियाज है जम्मू कश्मीर साइड और लद्दाख के एरियाज वहाँ पे अभी भी उन्होंने सीज करने की कोशिश करी। तो मैं तुम्हें यहाँ वीडियो का लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेना एक बार उसको भी। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि 1962 में कैसे वॉर हुआ था। चाइना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया को कैप्चर कर लिया था, अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को कैप्चर कर लिया था, सिक्किम के एरियाज को कैप्चर कर लिया था। बट यहाँ पे इसी के चक्कर में एक वॉर होती है 1962 में इंडिया और चाइना के बीच। सो ये तुम्हें 1962 का वॉर क्लियर है, और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी तुम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो इन फ्यूचर या यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है और अक्सर यूपीएससी में ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1962 का वॉर हो गया, उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली? इसका आंसर अब तुम इस टॉपिक में ढूंढोगे। इट टुक मोर देन अ डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। लाइक पूरे 10 सालों के बाद 1962 का जब वॉर हुआ उसके 10 सालों बाद ऐसे एक टाइम आया जब यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूवमेंट इंडिया और चाइना के रिलेशंस में देखने को मिले। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट इन चाइना इन 1979। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे पहले लीडर थे जो कि चाइना विजिट पे गए थे, एंड उसके बाद जो राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना की विजिट पे गए थे। वो ऑफ कोर्स नेहरू के बाद वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना की विजिट पे गए थे। द ट्रेड रिलेशन देन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद जैसे ही विजिट्स हुई, मतलब एक दूसरे की कंट्री में अच्छे खासे रिलेशन फिर से बनने लगे। तो ये है पूरी की पूरी स्टोरी, चाइना ने क्यों इंडिया पे अटैक करा। अगर इसे तुम्हें डिटेल में समझना है तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर तुम उस वीडियो को देख लेना ताकि तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसके हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करे हैं, प्लस रिवीजन सेशन क्या है हमने आज की इस वीडियो में। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।